नमस्ते। शब्द दो धारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। वर्ड्स आर शार्पर देन द टू एज्ड स्वॉर्ड। मध्यकाल के कवि और अकबर के नवरत्न कहे जाने वाले अब्दुल रहीम खाना का एक दोहा है। रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरल पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। अर्थात जीभ भी कैसी बावली है कि कुछ भी बोलकर खुद तो मुंह के अंदर चली जाती है, पर जूतियाँ सिर पर पड़ने लगती है। शब्दों की मार बहुत तीक्ष्ण भी होती है और बहुत मीठी भी। एक शब्द युद्ध करवा देता है तो दूसरा शब्द ऐसे शीतल फुहारे छोड़ता है कि सारा युद्धोन्माद शांति में बदल जाता है। इसलिए शब्द की महिमा परम्पार बताई गई है। कुछ ही बोलने के पहले सोचना जरूरी है, वरना बोलने में तो कुछ नहीं जाता पर नतीजे भयानक हो जाते। पुराण काल से ही यह सीख बताई जा रही है, मगर इस पर हम बहुत कम लोग पाते हैं। सीता यदि राम से स्वर्ण मृग न मांगती तो शायद न तो उनका हरण होता, न इतना बड़ा युद्ध। द्रौपदी यदि दुर्योधन की किली न उड़ाती की अंधे के घर अंधा ही पैदा होता है तो शायद महाभारत ही नहीं होता। आदमी की जबान ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु है और मित्र भी। अकबर इलाहाबादी ने कहा है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तुप मुकाबिल हो तो हो अखबार निकालो। यानी तुप का मुकाबला शब्द ही कर सकते हैं। शब्द अपने नकारात्मक रूप में भी मौजूद है और अपने सकारात्मक रूप में भी। बस यह तो उसे प्रयोग में लाने वाले पर निर्भर है कि वह उस शब्द का प्रयोग किस मंशा से करता है। एक ही शब्द कहीं पर मार काट मचा देता है तो कहीं उसका प्रयोग प्यार का प्रतीक बन जाता है। शब्द की महिमा उसकी युक्ति पर निर्भर करती है कि उसे प्रयोग में कहाँ लाया गया और उस शब्द का प्रयोग किसने किया। किसी फिल्म में विलेन जब उस वक्त शब्द का प्रयोग करता है तो दर्शक समझ जाता है कि विलेन अपने खल रूप में साक्षात उतर आया है, लेकिन जब नायक प्रयोग करता है तो साफ लगता है कि अब कुछ शुभ होगा। हिटलर और उसके सेनापति भी जीत चाहते थे और मित्र राष्ट्र भी। दोनों तरफ मार काट थी और युद्धोन्माद, मगर हिटलर की तरफ तानाशाही थी, वहाँ मित्र राष्ट्रों की तरफ विश्व शांति का जज्बा। पर दोनों तरफ से शब्दों की मार समान थी और उनका फलित अलग अलग। शब्दों के जो खिलाड़ी होते हैं वे शब्द का खूब सोच समझ कर ही इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े लेखक व साहित्यकारों के विचार निश्चित ही प्रभावित करते हैं, मगर उसे यदि शब्दों में महारत नहीं है तो वह साहित्य में भी लोकप्रिय नहीं बन पाएगा। अगर शब्दों पर उसकी पकड़ है तो लोकप्रियता की सीढ़ियाँ धड़ाधड़ चढ़ता जाएगा। अंग्रेजी में यदि अर्नेस्ट हेमिंग्वे को दक्षता हासिल थी तो हिंदी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसके शब्द कठिन होते हुए भी सीधे पाठक के मर्म पर चोट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी भाषा और नागरी लिपि को अपनाया, जिसका नतीजा यह निकला कि हिंदी में मुंशी प्रेमचंद उपन्यास और कहानी के प्रतीक बन गए। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि 20वीं सदी की शुरुआत में लिखना शुरू करने वाले बाबू देवकीनंद खत्री ने अपनी समान बोली जाने वाली भाषा में और किस्सागो शैली में इतने लोकप्रिय उपन्यास लिख डाले कि असंख्य लोगों ने बस देवकीनंद खत्री के इस उपन्यास, खासकर चंद्रकांता संस्कृति तथा भूतनाथ पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी। कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद पर भी बाबू देवकीनंद खत्री की लोकप्रियता का इतना असर हुआ कि उन्होंने भी हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में ही लिखने की ठानी, वरना अपने शुरुआती दौर में मुंशी प्रेमचंद उर्दू में ही लिखते थे। यह शब्द व उनके चयन का ही जादू है। आज भी कबीर अपने फक्कड़पन और साधुकरी भाषा व शब्दों के कारण पूरे उत्तर भारत के लोक में समाये हैं। यही हाल तुलसीदास का है। यद्यपि उन्होंने साधुकरी भाषा इस्तेमाल नहीं की, पर हर स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चयन के कारण ही वे लोकमानस में समा गए। जिस वाल्मीकि रामायण को तुलसी के पूर्व सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ पाते थे, उस रामायण से वे लोग भी परिचित हो गए जो अब तब तक उससे हीन थे। शब्द जीवंतता प्रदान करते हैं और लोग कथोपकथन भी करते चलते हैं। आज से लगभग 100-500 साल पहले तो दोनों भक्तिकालीन कवि बता गए थे। इसी संदर्भ में सूरदास को भी याद कर लेना चाहिए, जिनके शब्द तो चलचित्र की भांति दृश्य सजीव कर देते हैं। शब्द कैसे प्रतिभा को निखारते हैं और चातुर्य का पर्दाफाश कर देते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण कालिदास के संदर्भ में। कालिदास एक बार दरबार में नाखुश होकर
अज्ञातवास पर चले गए। जब अब राजा भोज बड़ी परेशान, चारों तरफ ढूंढा पर कभी कालिदास का पता नहीं चला। आखिर में उन्होंने एक उपाय निकाला। उनके दरबार में धनपाल, दामोदर और शेखर नाम के 3 ब्राह्मण को हुआ करते थे। इनमें से धनपाल एक ही बार में सुनकर कोई भी श्लोक को जस का तस सुना देता था, और दामोदर 2 बार सुनने के बाद तथा चंद्रशेखर 3 बार सुनने के बाद राजा आज्ञा जारी की कि वे हर उस कवि को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो वह कविता सुनाए, जो उनकी नई कविता हो और उसे उसने कहीं सुनाई न हो। सुनाते वक्त राजा भोज अपने दरबार में इन 3 ब्राह्मण वटकों को बिठा लेते हैं और दरबार में स्वर्ण मुद्राओं की आकांक्षा लेकर आए कवि से अपनी कविता सुनाने को कहते हैं। वह जैसे ही सुनाता, उसे सुनते ही धनपाल कहता कि महाराज, यह तो मैंने सुन रखी है, और वह उसकी आवृत्ति कर देता। दामोदर उसकी हाँ कर देता, और वह एक बार तो उस कवि से और दोबारा धनपाल के मुँह से सुनकर जस की तस सुना देता है। जब शेखर का नंबर आता तो वह भी कहता कि जी महाराज, मैंने भी सुन रखी है, और वह भी उसे नहीं सुना देता। तब राजा भोज कहते कि कभी तुम्हारी कविता नहीं है, इसलिए अब इस पर कोई पुरस्कार नहीं बनता। कालिदास ने भी इसे सुना तो उन्होंने एक दरिद्र ब्राह्मण को एक कविता देखकर दरबार में भेजा और कहा, जाओ, तुम्हें वहाँ 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। वह ब्राह्मण दरबार में आया और अपनी कविता सुनाने का आग्रह किया। राजा भोज के हाँ कहने पर उसने यह श्लोक सुनाया, स्वस्ति श्री भोजराज त्रिभुवन विद्युतो धार्मिकस्ते पिता ते वै गृहीता नवनवतिस्मिता रत्नकोटि मर्दिया तामे देहीति राजन सकल जनभू धैर्यान्ते सत्यमेतनो वा जानन्ति ते तन्मम कृत्वा देहि लक्ष्यम ततो में। अर्थात हे राजा भोज, संसार जानता है कि आपके पिता बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने मुझसे 99 करोड़ मुद्राएं कर्ज ली थी। शायद आपके सभा पंडित ब्राह्मण बटुक दामोदर, धनपाल और शेखर को भी यह सत्य जानते। यदि वे नहीं जानते और मेरा श्लोक नया समझते तो मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिलवाएं। दामोदर, धनपाल और शेखर मुंह बताने लगे तथा राजा को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी, परंतु राजा ने धन देकर उस दरिद्र ब्राह्मण से एक असली कवि का पता ले लिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यह प्रतिभा इस ब्राह्मण में नहीं हो सकती। कहने का आशय यह कि शब्द उसके असली प्रयोक्ता का भेद भी खोल देते हैं। शब्द का प्रयोग कैसे करता है, यह अनायास प्रतिभा नहीं, सायास ही संभव है। कहा जाता है कि कूटनीति का सारा खेल शब्द जाल ही है। राजनेता तो बोल कर चले दिए, चूंकि उन्हें जनता से तालियां पिटवानी होती है, पर कूटनीतिज्ञ उनकी शब्दों से खेल कर एक नया ही अर्थ निकाल डालते हैं। हम अधिक दूर न जाएं। अभी गत दिनों रूस के उफा में ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, भारत तो इसलिए क्योंकि वह ब्रिक्स का सदस्य देश है, और पाकिस्तान इसलिए कि उन दिनों संघाई सहयोग संगठन से जुड़े देशों की बैठक वहाँ पर होनी थी। भारत के अलावा पाकिस्तान भी उसके ऑब्जर्वर देशों में है, इसलिए पाकिस्तान भी वहाँ पहुँचा। लगभग 1 साल से जमी बर्फ पिघली और भारत एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात की वाहवाही तो खूब हुई, मगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी बातों और घोषणाओं का जवाब पाकिस्तानी सेना तथा ISI को भी देना पड़ता। इसलिए मुलाकात और गर्मजोशी तब काफूर हो गई जब पाकिस्तान ने अपने सब जाल के गोले फेंकने शुरू कर दिए। पर यह भारतीय कूटनीति का कमाल ही था कि अपने शब्दों के जरिए भी उसने तमाम बातें मनवा भी ली, चाहे वह विदेश सचिवों की बैठकों का मामला हो अथवा दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात का। इससे शब्दों की महिमा को अपरंपार और अक्षर को नश्वर बताया गया है। शब्दों की धार बर्छी से भी ज़्यादा नुकीली और तलवार से भी ज़्यादा तेज होती। तलवार की धार से एक बार आदमी भले ही बच जाए, मगर शब्द की मार से उसे कहीं नहीं छोड़ती। यही कारण है कि संभल कर बोलने और उपयुक्त शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जो संभल कर बोलेगा वह वाहवाही भले न लूटे पर जीतेगा। यह तो है, संसार पर राज वही करता है जो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कर जानता है और कब कहाँ क्या बोलना जाए इसे पहचानता है। शब्द से परे कुछ नहीं
और उसके पार भी कागा काको धन घरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। थैंक यू।